हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। आई एम योर एजुकेटर खुशी। सबसे पहले तो आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम डेली नेट की प्रिपरेशन करेंगे। कोई भी वीडियो छूट ना जाए इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जो कि बेल आइकन में होती है। तो आप उसको ऑन करेंगे तो आपको मेरी हर एक न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज जो हम बात कर रहे हैं, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है 1 वीक 1 यूनिट। हम एक वीक में एक पूरी यूनिट का टारगेट लेके चले हैं कि एक वीक में हमें एक यूनिट खत्म करनी है, क्योंकि जो नेक्स्ट एग्जाम है वो बहुत क्लोज है, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो अगर हम एक वीक में एक यूनिट का टारगेट लेके चलते हैं तभी जाकर हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। तो 1 वीक 1 यूनिट का टारगेट मैंने लिया है और इसको मैं पूरा करूंगी आप लोगों के सपोर्ट के साथ। तो सपोर्ट करते रहिए। ये जो वीडियो है ये रिसर्च का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने रिसर्च का फर्स्ट पार्ट लिया है जिसके अंदर मैंने आपको पूरा ओवरऑल समझा दिया है कि रिसर्च क्या है, रिसर्च के प्रोसेस क्या होती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिसर्च के फीचर्स क्या है, रिसर्च के अंदर क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, रिसर्च मेथड्स क्या है, मेथडोलॉजी क्या है, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव, रिसर्च के क्वेश्चंस। तो ये सारी चीजें हम इन डेप्थ हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं रिसर्च पैराडाइम। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने एक रिसर्च पैराडाइम किया था। उसके अंदर क्या था, एपिस्टीमोलॉजी, एंटोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी, ये 3 तरह के पैराडाइम थे। ये जो पैराडाइम जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव के बेस पे है। हमने बहुत सुना है इंडक्टिव होता है, डिडक्टिव होता है। इवन कि अगर आप लॉजिकल रीजनिंग करते हो वहां पर भी इंडक्टिव डिडक्टिव आता है। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड जाते हो वहां पर भी इंडक्टिव डिडक्टिव आता है। तो आप ये बिल्कुल आप गेस कर सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है वो होने वाला है। तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, एक एक पॉइंट को नोट करना, नोट्स बनाओ अपने, जो कि बहुत बेनिफिशियल होते हैं एग्जाम टाइम पे। तो आप पूरा अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, तो इंडक्टिव डिडक्टिव, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव भी हम इसे बोलते हैं, तो वो हम आज डीप में स्टडी करेंगे। For getting notes and other information, you can join my both Telegram channel. Both are beneficial for you. First is Study with Notes, जो कि मेरा काफ़ी पुराना चैनल है, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे लिंक प्रोवाइड किए हैं वीडियोस के, साथ ही साथ PDF प्रोवाइड किए हैं जो आपके एग्जाम को टारगेट करने में बहुत हेल्प करेंगे। वो वीडियोस बेसिकली कॉमर्स के लिए है, कॉमर्स या मैनेजमेंट से अगर आप हैं तो उसमें काफ़ी सारे मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं। आप उसको भी एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सेकेंड पेपर के लिए। अगर हम बात करें हमारे नेट के स्पेसिफिक के लिए, तो यहाँ पर भी मैं आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों करवाऊंगी, और उसके नोट्स PDF जो भी PYQ होंगे वो सारे मैं आपको सेकंड चैनल पे प्रोवाइड करूंगी, जिसका नाम है स्टडी विद नोट्स नेट एंड JRF। तो ठीक है, आप इन दोनों चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन ऑन द टाइम आपको मिलती रहेगी और आप बिल्कुल भी बैक नहीं होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च पैराडाइम को। रिसर्च पैराडाइम देखो, एक जो मैंने आपको पहले ही बताया, हमने पहले एक पैराडाइम किया था वो एक अलग पैराडाइम था। अब जो हम पैराडाइम कर रहे हैं ये अलग है। पैराडाइम का मैंने आपको पहले ही मतलब बताया था। पैराडाइम का मतलब क्या होता है कि जब कॉमन बिलीफ के लोग इकट्ठे होते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैराडाइम। पैराडाइम सिंपल सी चीज है कि एक ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं वो एक कॉमन एक सोच रखने वाले लोग हैं, कॉमन फिलॉसफी के लोग हैं, कॉमन ही उनकी क्या है बिलीफ सिस्टम है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम पैराडाइम बोलते हैं। अब यहाँ पर भी क्या है, रिसर्च पैराडाइम हम अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पैराडाइम है वो 2 है। फर्स्ट कौन सा पैराडाइम है, दैट इज पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म और सेकंड क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म को ही हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको डिडक्टिव। डिडक्टिव और इसको क्या बोलते हैं हम, इंडक्टिव। अब जो पॉजिटिविज्म है इसी को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव और इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव। अब यहां से आपको समझ आ गया होगा कि जो भी फीचर्स आपकी पॉजिटिविज्म के, डिडक्टिव के या क्वांटिटेटिव के हैं वो सारे फीचर्स इस साइड आ जाएंगे, और जो फीचर्स होंगे हमारे पोस्ट पॉजिटिविज्म के, जिसे हम इंटरप्रेटिज्म भी बोलते हैं, तो यहां पर कौन से आएंगे, यहां पर आएंगे हमारे इंडक्टिव और क्वालिटेटिव। तो अब हम जो पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म है इन दोनों को इकट्ठा लेके चलेंगे। हम एक तरीके से होता है ना कि हम डिफ्रेंशिएशन दिखाते हैं, क्योंकि इस तरीके से अगर आप याद करते हो ना तो बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा कि किसमें क्या चीज थी। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म दोनों को प्लस कर दें, या फिर क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव को अगर हम प्लस कर दें, या फिर
इंडक्टिव या डिडक्टिव को अगर हम प्लस करते तो हमारा क्या बनता है, दैट इज मिक्स्ड रिसर्च। मिक्स्ड रिसर्च मतलब जहां पर हम दोनों को ही कंबाइनली लेकर चल रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड रिसर्च। अब अगर एक टेक्निकल वर्ड अगर हम देखें जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछा गया है तो वो क्या है, ट्रेंगुलेशन। ट्रेंगुलेशन का मतलब क्या होता है, ट्रेंगुलेशन का मतलब भी वही होता है जहां पर हम पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, या फिर डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, दोनों को हम क्या करते हैं, हम दोनों की एक मिक्सचर सा लेकर चलते हैं जहां पर हम दोनों ही मेथड्स को यूज करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हम ट्रेंगुलेशन बोलते हैं। अगर हम पीवाईक्यू की एक और बात करें तो पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हम दोनों मेथड्स को मिक्स करके यूज कर सकते हैं, तो इसका आंसर है यस, हम दोनों मेथड्स को मिक्स करके कर सकते हैं। अगर हमें रिसर्च करनी है और एक रिसर्चर क्या चाहता है कि मुझे कोई एक चीज ढूंढने के लिए मुझे क्या क्वांटिटेटिव मेथड को यूज करना पड़ेगा और किसी दूसरी फाइंडिंग के लिए मुझे क्वालिटेटिव मेथड को यूज करना पड़ेगा, तो एक सिंगल रिसर्च में भी एक रिसर्चर क्या कर सकता है, अलग अलग मेथड्स को यूज कर सकता है। और ये बेनिफिशियल रहता है एक रिसर्चर के लिए कि वहां पर वो क्या है, रिजिड नहीं है कि एक ही चीज को उसको यूज करना है, वो एज पर देयर कन्वीनियंस क्या है, अपने जो मेथड्स है उन दोनों को कंबाइन कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर होती है बेसिक सी बातें, मैंने पीवाईक्यू भी आपको बता दिया कि ये चीजें इसमें पूछी गई हैं। ठीक है, अब जो मैं आपको करवाऊंगी दैट इज बेसिकली कीवर्ड्स, और इन्हीं कीवर्ड से ही आपके क्या है क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉजिटिविज्म, जिसे हम नॉर्मेटिव भी बोलते हैं। ये क्या है हमारा पोस्ट पॉजिटिविज्म, जिसे इंटरप्रेटिज्म बोला जाता है। पॉजिटिविज्म जो है ये किसने दिया था, अगस्त कॉम्टे ने दिया था, जो कि एक फ्रेंच फिलोसफर थे। कौन थे, फ्रेंच फिलोसफर थे, कौन, अगस्त कॉम्टे। और इन्होंने कब दिया था, 19th सेंचुरी। अगर हम यही चीज देखें 19th सेंचुरी में ये चीज आई थी, तो पॉजिटिविज्म क्या है, एक पुरानी अप्रोच है, इसीलिए इसे ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोला जाता है। अब इस तरफ आते हैं, हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट पोस्ट पॉजिटिविज्म, जिसे हम इंटरप्रेटिज्म बोलते हैं, ये किसने दिया था, मैक्स वेबर ने दिया था। और 21st सेंचुरी, हम किस सेंचुरी में जी रहे हैं, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। और ये क्या है, ये आज का कंसेप्ट है, जहां पर क्या कहा गया कि ये मॉडर्न कंसेप्ट है, जहां पर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अपनाई गई। दैट मीन्स जहां पर ह्यूमंस को इंपॉर्टेंस दी गई। 19th सेंचुरी में ह्यूमंस की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती थी। वहां पर अगर हम कॉमर्स की लाइन में भी चले तो वहां पर कुछ ब्यूरोक्रेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव और साइंटिफिक मैनेजर्स आए थे। वो क्या करते थे, वो ह्यूमंस को अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में क्या एक मशीन की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन बाद में पता चला कि अगर हम उन्हें एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करेंगे, उनकी अगर वैल्यूज को, उनको अगर सोशल एनिमल मानेंगे, तो क्या है, वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर आई कि पॉजिटिविज्म जो है वो ट्रेडिशनल था, लेकिन मॉडर्न जैसे ही आया, इन्होंने किस पे फोकस किया, इन्होंने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पर फोकस किया। अब मैंने यहां पर आपको पहले ही बताया कि पॉजिटिविज्म क्या है, ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव क्या होता है, जहां पर हम नंबर्स में किसी चीज को डिफाइन कर सकते हैं, और नंबर क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, रिजिड रहते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हमने पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहा कि ये क्या है, क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव मतलब ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, एज पर आवर ओपिनियन, एज पर आवर कन्वीनियंस हम क्या है, इस चीज को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो कि फिक्स रहता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जहां पर आप किसी भी तरह की कोई बायसनेस नहीं करते हो, आप एज इट एज चीज को लेकर चलते हो। लेकिन सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्या होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन हम बोल सकते हैं, जहां पर ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग काम को करता है। ठीक है, यहां पर एक्सपीरियंस बोल सकते हैं हम, और यहां पर चीजों को अप्लाई किया जाता है। पॉजिटिविज्म की अगर हम बात करें तो पॉजिटिविज्म क्या एक नेचुरल साइंस है, मतलब जो नेचुरल हो रहा है वही होगा, जो रूल्स हैं, जो लॉ है वो वैसे के वैसे ही चलेंगे। लेकिन जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो क्या है, वो सोशल साइंस है। सोशल, मैंने आपको बोला था ना कि ह्यूमन जो है वो सोशल एनिमल है, सोसाइटी के अंदर रहता है, तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही वो चलता है। तो क्या है, ये सोशल साइंस है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जैसे मैंने आपको पहले ही बताई। पॉजिटिविज्म में मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है प्लस डिडक्टिव होता है। अब डिडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव क्या है, क्वांटिटेटिव का दूसरा नाम है। डिडक्टिव क्या होता है, जहां पर हमारे पास एक ऑलरेडी थ्योरी बनी होती है, उसी थ्योरी को हम क्या करते हैं, हम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या होती है डिडक्टिव में, वेरिफिकेशन। ठीक है, अब इस डिडक्टिव को हम क्या है एक और नाम से जानते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव क्या होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई डिडक्टिव तो पढ़ा है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव नहीं पढ़ा। तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव इज सेम एज डिडक्टिव।
डिडक्टिव का ही दूसरा नाम क्या है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव है। क्यों हाइपोथेटिकल डिडक्टिव है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ऑलरेडी फॉर्म्ड थ्योरी होती है, कोई लॉ होता है, हम उसके बेस पे क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और इसी को टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं। इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि टॉप डाउन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे हम नीचे आते हैं। टॉप डाउन का मतलब हम ऑलरेडी ऊपर थे, ऊपर हमारे पास कोई चीज थी, हम धीरे धीरे क्या है स्टेप डाउन हो रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, टॉप डाउन। अब नेक्स्ट जो है इंडक्टिव, मैंने आपको बताया पोस्ट पॉजिटिविज्म क्वालिटेटिव है, इंडक्टिव है। इंडक्टिव का दूसरा नाम इंपीरिको इंडक्टिव, जैसे यहाँ पे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव था वैसे ही इंपीरिको इंडक्टिव है। इसे हम बॉटम अप बोलते हैं, मतलब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास नीचे कोई चीज होती है और हम क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बॉटम अप। नीचे है और ऊपर जाना है, दैट इज बॉटम अप, और अगर हम ऊपर हैं और हमें नीचे आना है, दैट इज डिडक्टिव, टॉप डाउन हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, स्ट्रक्चर। मैंने अब यहाँ पर आपको बताया था फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, फिक्स है, हम चेंज नहीं कर सकते। उसी तरीके से यहाँ पर कुछ चीजें क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होती है, सिस्टमैटिक होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे बोला सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब हम चेंज कर सकते हैं एज पर अवर ओपिनियन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज मेजर रोल ऑफ लिटरेचर रिव्यू। जो लिटरेचर रिव्यू होता है उसका क्वांटिटेटिव रिसर्च में या पॉजिटिविज्म रिसर्च में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रोल होता है। क्यों ज्यादा रोल होता है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ डाटा, जो न्यूमेरिकल डाटा होते हैं, उनको रिव्यू करते हैं, और बहुत ज्यादा हमें क्या है, जो ऐसे डाटा होते हैं वो मिल जाते हैं जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पोस्ट पॉजिटिविज्म की या क्वालिटेटिव की, तो उस बेसिस में क्या होता है, जो लिटरेचर रिव्यू होता है उसका रोल होता है माइनर। और लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, ये मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो थी, पार्ट 1 था, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है, तो आप वहां से देख लेना कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। नेक्स्ट क्या कहता है, जो क्वांटिटेटिव होती है या पॉजिटिविज्म होती है वो क्या होती है, वो मेजरेबल होती है। मेजरेबल मतलब यहाँ पर जो है वो फिक्स्ड चीजें होती हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं। दैट मीन्स उस पर हम टेस्ट लगा सकते हैं, बहुत चीजें हो सकती हैं, तो वो क्या है, मेजरेबल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पर्सनल जजमेंट। मैंने आपको बताया कि एज पर अवर कन्वीनियंस, जजमेंट के अकॉर्डिंग, ओपिनियन के अकॉर्डिंग हम क्या है, अपनी चीजों को चेंज कर सकते हैं। रियलिटी यहाँ पे 1 रहती है, और यहाँ पर रियलिटी, जितने ओपिनियन उतनी रियलिटी, ठीक है। यहाँ पर रियलिटी जो है वो चेंज होती रहती है। पॉजिटिविज्म में जो नॉलेज होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। लेकिन यहाँ पर जो नॉलेज होती है वो डिपेंडेंट होती है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है कि जो लोग उस चीज को पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके क्या व्यूज हैं, उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है, उसके बेस पे होता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉजिटिविज्म है वो क्या है, ये आउटपुट देता है हमें ये ना लास्ट में एक रिजल्ट देता है। लेकिन जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो क्या है, वो एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, और ये हमें क्या देता है, रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है, या प्रोडक्ट लास्ट में हमें जो देता है वो पॉजिटिविज्म होता है, ठीक है। अब कुछ चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आती हैं, दैट इज सैम्पलिंग से रिलेटेड, और इसी में लिटरेचर रिव्यू को याद करने का एक तरीका आपको मिल जाएगा। तो आगे इसी सीरीज में ना आपकी एक और वीडियो आएगी जिसका नाम होगा सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग में क्या है, 2 तरह की सैम्पलिंग होती है, आपने पहले भी पढ़ी होगी, आपकी यूजी पीजी लेवल में ये चीजें आती हैं। तो सैम्पलिंग जो है वो 2 टाइप की होती है, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड सेकंड होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं, जहां पर हर एक यूनिट के सेलेक्ट होने की क्या होती है, इक्वल चांस होता है। और यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं इसको हम, जहां पर किसी भी यूनिट के सेलेक्ट होने की इक्वल चांस नहीं होते। यहाँ पर हम क्या है, सब्जेक्टिव वे में चलते हैं, यहाँ पर या ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम बायस्ड होते हैं। इसलिए ये जो मेथड होता है इसको हम ज्यादा प्रेफरेबल नहीं करते। बेस्ट मेथड माना जाता है प्रोबेबिलिटी को। ये भी पास्ट ईयर में पूछा गया था कि बेस्ट मेथड कौन सा है, तो प्रोबेबिलिटी इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि यहाँ पर पार्शियलिटी नहीं होती है, यहाँ पर बायसनेस नहीं होती है। लेकिन नॉन रैंडम सैम्पलिंग में या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या है, बायसनेस होती है। फिर अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम लार्ज सैंपल को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारी पॉपुलेशन 100 है तो हम 50-60 सैंपल्स को चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो इसके अंदर हमारा जो सैंपल साइज होता है उसको हम क्या रखते हैं, कम रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन सैंपल सेलेक्ट कर रहा है वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग करता है, तो वो कम सैंपल्स में क्या है, अपना काम कर लेता है। ये चीज आप याद रख सकते हैं एग्जाम में कि जहां पर लार्ज सैंपल है वहीं पर मेजर रोल है लिटरेचर रिव्यू का, और जहां पर स्मॉल सैंपल है वहीं पर लिटरेचर रिव्यू का जो रोल है वो माइनर है, कम है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है तो यहाँ पर पैरामीट्रिक टेस्ट हो गए, और यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है तो यहाँ पर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हो गए।
अब पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया था कि पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट वो होते हैं जहां पर अजम्पशंस होती हैं, जहां पर अजम्पशंस होंगी वो होते हैं हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट, और जहां पर अजम्पशंस नहीं होती हैं, नो अजम्पशन, अजम्पशन फ्री जो चीजें होती हैं वो होते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, राइट। अब जो क्वांटिटेटिव होते हैं उसको हम मेजरमेंट, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको हम मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल, यहाँ पे एक पॉइंट आया था गिरा, मेजरेबल मेजर कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या कहता है मेजरमेंट, मतलब इसको हम मेजर कर सकते हैं और इसकी टेस्टिंग भी हो सकती है। हाइपोथेसिस हम यहाँ पर एक डेवलप करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं नो नीड ऑफ टेस्टिंग, यहाँ पर टेस्टिंग करनी होती है, यहाँ पर नीड नहीं है लेकिन करना चाहे तो कर सकते हैं। जो एक ऑब्जर्वर होता है, जो एक रिसर्चर होता है, उसकी ओपिनियन पे डिपेंड करता है कि वो टेस्ट लगाता है नहीं लगाता है। जितने भी टाइप के टेस्ट होते हैं, जो पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, इसको हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है टेस्टिंग और मेजरमेंट किया जाता है, कंपल्सरी होता है, लेकिन यहाँ पर नीड नहीं है, लेकिन अगर करना चाहे तो कर सकता है। उसी तरीके से हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या होता है, जो क्वांटिटेटिव होती है या फिर जो पॉजिटिविज्म हम बात कर रहे हैं, डिडक्टिव की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, वहां पर हाइपोथेसिस बनाना रिक्वायर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर नो नीड ऑफ हाइपोथेसिस। मतलब अगर एक रिसर्चर बनाना चाहे हाइपोथेसिस तो बना सकता है, लेकिन कंपल्शन नहीं है कि उसे बनाना ही बनाना है, ठीक है। और अगर हम जर्नलाइजेशन की बात करें, यहां पर बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि जर्नलाइजेशन होगी किस में होगी। जैसे हमने यहाँ पर डिडक्टिव किया, डिडक्टिव का यहाँ पे मतलब क्या था कि हम एक बड़ी चीज को हम स्टडी कर रहे हैं और बड़ी से हम छोटी तक जाते हैं। दैट मीन्स अगर हम देखें जर्नल टू स्पेसिफिक इज द डिडक्टिव, तो जर्नल से जब हम स्पेसिफिक तक जा रहे हैं तो वो डिडक्टिव है। और इंडक्टिव क्या कहता है कि स्पेसिफिक टू जर्नल, जब हम छोटी चीज से बड़ी चीज की तरफ जाते हैं, दैट इज स्पेसिफिक टू जर्नल, तो हमारा होता है इंडक्टिव। तो इसी बेस पे क्या है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि जर्नलाइजेशन यहां हो रही है पॉजिटिविज्म में या पोस्ट पॉजिटिविज्म में, क्योंकि स्पेसिफिक टू जर्नल तो हम यहां पर जा रहे हैं तो यहां होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ये जो कंसेप्ट है वो उल्टा है। उल्टा है भी और नहीं भी, इसको समझने की कोशिश करो। कहते हैं कि जब हम इंडक्टिव की बात करते हैं तो इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक टू जर्नल जाते तो हैं, हम जर्नलाइज कर रहे हैं, लेकिन जो जर्नलाइजेशन होती है वो श्योरिटी के साथ नहीं होती। यहां पर प्रोबेबिलिटी रहती है कि जर्नलाइजेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव की, पॉजिटिविज्म की या डिडक्टिव की, तो यहां पर क्या होता है कि जो हमारी जर्नलाइजेशन होती है वो 100% श्योरिटी के साथ होती ही होती है। क्या होता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक लॉ होता है, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है। अब लॉ ऑफ ग्रेविटी को अगर हम वेरीफाई करने की कोशिश करें तो हम ट्रू प्रूव हो जाएंगे कि हाँ, कि ये चीज जो लॉ है वो सच है। लेकिन हमने अपनी ही तरफ से कोई एग्जांपल लिया, उसको हम एक लॉ बनाना चाहते हैं, वो लॉ बनेगा या नहीं बनेगा, क्या पता हम बीच में ही फेल हो जाए, तो प्रोबेबल होता है कि उसको हम जर्नलाइज कर भी सकते हैं, और कई बार क्या होता है पॉसिबिलिटी होती है कि हम फेल भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जर्नलाइजेशन की जहां पर भी बात आ जाए तो वो डिडक्टिव में होता है, पॉजिटिविज्म में होता है या फिर क्वांटिटेटिव में होता है। जर्नलाइजेशन की बात है, ये आपकी लॉजिकल रीजनिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जर्नलाइजेशन 100% कहाँ होती है, ये होती है हमारी डिडक्टिव में, और इंडक्टिव में क्या होता है, हमारी प्रोबेबिलिटी चलती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, अब जो क्वांटिटेटिव है वहां पर एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जो होता है उसको हमें सेटअप करना पड़ता है, लेकिन जितनी भी चीजें होती है वो नेचुरल सेटिंग में होती है, जैसे हम एक्चुअल सेटिंग बोल सकते हैं, नेचुरल सेटिंग बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या रहता है कि एक्सप्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट मतलब कि जो चीज बाहर साफ साफ दिख रही है तो उसे हम एक्सप्लिसिट बोलते हैं, और जो चीज छुपी हुई होती है उसे हम इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो जो डाटा होता है हमारा, जो न्यूमेरिकल डाटा है या जो भी हमारा डेटा होता है, क्वांटिटेटिव डेटा होता है, तो वो एक्सप्लिसिट होता है, जो हमें दिखता है। और कंक्रीट का मतलब भी वही होता है, जो टेंजिबल फॉर्म में हो या जो हमें दिख रहा हो साफ साफ, तो वो क्या होता है, कंक्रीट होता है या एक्सप्लिसिट होता है। लेकिन जो क्वालिटेटिव डाटा होता है वो इम्प्लाइड होता है। क्वालिटेटिव आप क्या सोचते हो, आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या जजमेंट है, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो इम्प्लाइड होती हैं, वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर छुपी हुई है, उसे एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, इंटेंजिबल बोल सकते हैं हम, इंटेंजिबल या एब्स्ट्रैक्ट थॉट बोल सकते हैं, जो हमारी थिंकिंग होती है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो आई होप कि आपको जो ये कंसेप्ट है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव और क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। टाइम ज्यादा लगा है लेकिन ये कंसेप्ट बहुत अच्छा था। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हमने बहुत ही जल्दी इस कंसेप्ट को कवर कर लिया है, और यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप इसको जरूर एक बार अच्छे से याद भी कर ले और समझ भी ले कि किस तरीके से हमारा जो चीजें हैं वो चलती हैं।
अब देखो हमने यहाँ पे किया था कि 19th सेंचुरी में ये आया, 21st सेंचुरी में ये आया, और 21st सेंचुरी जिस सेंचुरी में हम जी रहे हैं तो वो 21st सेंचुरी है। और अगर हम बात करें एक और नया पैराडाइम आया है। नया पैराडाइम क्या कहता है कि जब हम पोस्ट पॉजिटिविज्म से भी आगे का सोचते हैं तो ये क्या है, ये है क्रिटिकल पैराडाइम। वो था इंडक्टिव, डिडक्टिव, और ये क्या है, क्रिटिकल पैराडाइम। ठीक है, क्रिटिकल पैराडाइम जो है वो स्टर्ट हॉल ने दिया। इन्होंने क्या कहा कि हमें पोस्ट पॉजिटिविज्म से भी आगे जाना चाहिए, हमें सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए। हम वहां पर किसके बारे में, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, दैट मीन्स हम ह्यूमंस के बारे में सोच रहे थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि ह्यूमन से आगे जाओ, ह्यूमन जिस सोसाइटी में रहता है, ह्यूमन की कुछ पावर है, वो अपनी पावर का यूज करता है, उसे जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, इक्वल रहना चाहता है वो, उसके साथ कोई भेदभाव ना हो पॉलिटिक्स के अंदर, उसके जो रिलेशनशिप्स हैं या सोसाइटी, ऑल अबाउट सोसाइटी। तो इसने मेन फोकस किस पे कर दिया, ह्यूमन से भी आगे क्या, सोसाइटी। तो सोसाइटी की जिसने बात की दैट इज स्टर्ट हॉल, और इन्होंने क्रिटिकल पैराडाइम दिया। तो होप सो आपको ये तीनों ही चीजें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो देन यू कैन कमेंट मी, और कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं। सो नेक्स्ट इसी को हम कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो कि पॉजिटिविज्म या इंटरप्रिटिज्म, जिसे हम पोस्ट पॉजिटिविज्म बोलते हैं, या डिडक्टिव या इंडक्टिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के कौन कौन से मेथड्स हैं। सो सबसे फर्स्ट जो है वो हम करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स, देन हम करेंगे क्वालिटेटिव मेथड्स। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स में कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो उन सभी फीचर्स को कवर करते हैं जो हमने अभी पीछे पढ़े हैं। तो जितने भी वो फीचर्स थे, क्वांटिटेटिव की डाटा होगा, किसी चीज को हम वेरीफाई करना चाहते हैं, जितने भी आपने फीचर्स पढ़े वो सारे फीचर्स क्या है, इन सब पर एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हमने पार्ट 1 में भी थोड़ा सा समझा था, लेकिन इसको हम अच्छे से इलेबोरेट करेंगे अब। तो इसमें डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, एज इट एज किसी चीज को लेना। कॉजुअल रिसर्च, कॉजुअल रिसर्च का सेकंड नेम जो है दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसे ही एक्सप्लेनेटरी रिसर्च भी बोला जाता है, जहां पर वेरिएबल्स का रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जाता है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को देखा जाता है। इसमें मीडिएटिंग वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल और भी बहुत सारे वेरिएबल इसके अंदर होते हैं, उन सबको हम स्टडी करेंगे। कॉजुअल रिसर्च को ही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है, जब हम पास्ट की किसी चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, हम रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये चीज क्यों हुई, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। फिर आता है अप्लाइड रिसर्च या फॉर्मल रिसर्च भी हम जिसे बोल देते हैं। ये अप्लाइड और फॉर्मल क्या होती है, जहां पर हम क्या करते हैं, रियल लाइफ का कोई प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, और कोई भी जो हमारी फाइंडिंग्स निकलती हैं उसको हम किसी एक लेवल तक क्या कर सकते हैं, जर्नलाइज्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंपीरिकल रिसर्च। इंपीरिकल रिसर्च वो रिसर्च जहां पर हम एक्सपीरियंस के बेस पे बात करते हैं कि हमारा क्या एक्सपीरियंस है। एनालिटिकल रिसर्च जहां पर एनालिटिकली हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं और ये चीजें चलती हैं। कॉरिलेशनल रिसर्च जहां पर कॉरिलेशन, अगर आपने कभी चैप्टर पढ़ा है स्टैटिस्टिक और रिसर्च में आता है, क्या कहते हैं कि कॉरिलेशन मतलब दो वेरिएबल्स के अंदर क्या रिलेशन है, वो दोनों बढ़ रहे हैं, वो दोनों कम हो रहे हैं, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, क्या चीज हो रही है, तो वो क्या होता है, कॉरिलेशनल रिसर्च होता है। ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, लेकिन जो इसकी रेंज होती है ना वो 1 रहती है। 1 मतलब -1 से +1 तक, इससे ज्यादा वो नहीं हो सकते। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कंक्लूसिव। कंक्लूसिव क्या होता है कि जहां पर हम कोई ना कोई कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, हम कोई ना कोई रिजल्ट निकालना चाहते हैं, उसे कंक्लूसिव रिसर्च बोलते हैं। और जो डिस्क्रिप्टिव और कॉजुअल जिसे हमने एक्सपेरिमेंटल बोला था, तो ये दोनों जो हैं वो किसके पार्ट है, ये कंक्लूसिव रिसर्च के पार्ट है। ठीक है, अब कुछ मेथड्स हैं जिसको बेस बना के क्या है क्वेश्चन बनता है, जो कि हमारे क्वांटिटेटिव डाटा के साथ डील करते हैं। जैसे कि कोई भी टेस्ट लगाया जाता है, तो टेस्ट किस पे लगाया जाएगा, जो हमारे क्वांटिटेटिव, जो हमारे पास डाटा होगा, टेस्ट। फिर स्केल्स आते हैं बहुत सारे। सोशियोमेट्री क्या कहता है कि एक मेजरमेंट टेक्निक है जिससे हम मैथ प्लस सोसाइटी दोनों का क्या है, एक मिक्सचर सा होता है, वो चीज इसमें आती है। फिर आता है सर्वे जो है वो मोस्टली किसमें होती है, डिस्क्रिप्टिव में होती है। जहां पर डिस्क्रिप्टिव आ जाए ना, वहां पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर सर्वे होता है, और जहां पर सर्वे हो जाए वो याद रखना है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ही सर्वे किया जाता है। फिर आता है स्टैटिस्टिकल तो हमें पता ही है, हमारी जो स्टैटिस्टिकल में होते ही डाटा है सारे, तो वो सारे डेटा, जितने भी डेटा होंगे तो वो किस में आएंगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च में आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चनर्स हम बनाते हैं, हम इन्फ्रेंशियल रिसर्च करते हैं। सिमुलेशन क्या होता है कि जहां पर
हम किसी चीज को दोबारा से प्रोड्यूस करना चाहते हैं, रिप्रोडक्शन हम बोल देते हैं, सिमुलेशन होता है किसी की कॉपी करना, ठीक है। तो वो चीज किस में आती है, हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च में, क्वांटिटेटिव मेथड्स में आती है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे हमारा जो होगा इंटरप्रिटिज्म, जिसे हम पोस्ट पॉजिटिविज्म बोलते हैं, इंडक्टिव बोलते हैं, क्वालिटेटिव मेथड बोलते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें एथनोग्राफी, जहां पर हम कल्चर की स्टडी करते हैं। फिनोमिनोलॉजी, किसी एक कॉमन फिनोमिना होता है, उसको लोगों ने किस तरीके से जिया है, उसको हम फिनोमिनोलॉजी बोलते हैं। ये भी हमने फर्स्ट पार्ट में किया है। फिर आता है हमारा केस स्टडी। केस स्टडी में भी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर केस होता है, उसकी इन डेप्थ हम जाके हम उस चीज की फाइंडिंग्स को ढूंढते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी भी केस स्टडी के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। यहाँ पर हम इन डेप्थ जाते हैं और यहाँ पर हम सेचुरेशन पॉइंट तक जाते हैं। ये इसका कीवर्ड है, इन डेप्थ जाते हैं तो केस स्टडी में जाते हैं, और केस स्टडी की फाइंडिंग्स को हम सेम केस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ग्राउंडेड रिसर्च की जितनी भी फाइंडिंग्स निकलती हैं उसको हम किसी अनदर केस पर क्या है अप्लाई नहीं कर सकते। नरेटिव रिसर्च, नरेटिव रिसर्च क्या होता है, जहां पर हम नरेटिव, जहां पर बिब्लोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये सारी चीजें आती है ना, जहां पर हम किसी की जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं, कोई कहानियां, तो वो सारी चीजें किस में आती है, नरेटिव रिसर्च में आती हैं। फोकस्ड ग्रुप एंड फील्ड, जहां पर हम फोकस किसी एक चीज पर फोकस करके रखते हैं, दैट इज फोकस ग्रुप। इन डेप्थ इंटरव्यू, जहां पर हम किसी पर्सन से इंटरव्यू ले रहे हैं और इन डेप्थ ले रहे हैं। फिर आता है हमारा ऑब्जर्वेशन, हम किसी पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं डायरेक्टली, जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज बेसिकली क्वालिटेटिव मेथड। एक्सप्लोरेटरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम हमारी कुछ चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, हम न्यू आइडियाज को जनरेट करने की कोशिश करते हैं, और एक्सप्लोरेटरी को ही फिजिबिलिटी स्टडी, पायलट टेस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कंटेंट एनालिसिस, जहां पर जो कंटेंट लिखा गया होता है, जो टेक्स्ट होता है, उसको हम क्या करते हैं, पूरे अच्छे तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। फील्ड स्टडी एंड फील्ड सर्वे के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होता है, ग्रुप के अंदर कितने मेंबर होंगे और कितनी डीप तक जाएंगे, वो दोनों चीजें किस में आती हैं, हमारी फील्ड स्टडी या फील्ड सर्वे में आते हैं, ये हम करेंगे आगे। फिर आता है सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है, जहां पर रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग का मतलब क्या होता है कि जहां पर हम किसी पर्सन को एज इट इज कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगी, मैंने सिमुलेशन यहां भी लिखा है और यहां भी लिखा है। देखो ये कई बार ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी होता है, कई बार आपको सिमुलेशन क्वांटिटेटिव में दे देते हैं, कई बार क्वालिटेटिव में दे देते हैं, तो आपको ऑप्शंस चेक करने हैं कि आपके ऑप्शन किस अकॉर्डिंग बन रहे हैं। अगर देखो सिमुलेशन है रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग है, कि आपने सेम एज इट एज चीज जो पहले की है उसी को एज इट एज बनानी है, तो वो तो आ जाता है क्वांटिटेटिव में। लेकिन अगर आपको किसी पर्सन को कॉपी करना है, लाइक जैसे टीचर डे होता था हमारे स्कूल कॉलेज में, तो वहां पर क्या होता था, टीचर डे वाले दिन किसी एक बच्चे को उस टीचर की जगह पर भेज दिया जाता था। वहां पर वो एक ह्यूमन की, अपने टीचर की क्या करता था, कॉपी करता था, स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। तो वही चीज क्या आती है, अगर उस टाइप की कोई कॉपी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमुलेशन बोलते हैं, ठीक है। डायरी मेथड, डायरी मेथड वही आपकी जो कंटेंट एनालिसिस है वो भी डायरी मेथड के अंदर आ जाता है, जहां पर हम कुछ लिखते हैं, हमारी लिखी हुई चीजें, ठीक है। एक्शन रिसर्च, जो कि अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम होती है, लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम होती है, उसको हम स्टडी करते हैं, वहां से हम कुछ फाइंडिंग्स निकालने की कोशिश करते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या होता है, ये सबसे बेसिक रिसर्च है, सबसे पहली रिसर्च ही फंडामेंटल रिसर्च है, ठीक है, इसको भी हम करेंगे। हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, जहां पर हम हिस्ट्री की कुछ चीजें उठाते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो हिस्टोरिकल रिसर्च का पार्ट बनती है। नेक्स्ट आता है एनालिटिकल इंडक्शन। देखो यहां पर भी हमने अब किया एनालिटिकल, देखो एनालिटिकल रिसर्च और एनालिटिकल इंडक्शन, इसके नाम में ही थोड़ा सा फर्क है, उसी अकॉर्डिंग आप थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा क्वांटिटेटिव में और कौन सा क्वालिटेटिव में है। यहाँ पर क्या आया था, एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च हाइपोथेसिस बनाते हैं, सब कुछ होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हाइपोथेसिस बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इंडक्शन की बात हो रही है। इंडक्शन मतलब इंडक्टिव मेथड की बात हो रही है, कि यहाँ पर कुछ ह्यूमन ऑब्जर्वेशंस या ह्यूमन को हम थोड़ा क्या है इन्वॉल्व करते हैं इस मेथड में। नेक्स्ट आता है थीमेटिक। थीमेटिक क्या होता है, थीम, पैटर्न, तो ये सारी चीजें क्या है थीमेटिक में आ जाता है। डिस्कोर्स, डिस्कोर्स में क्या होता है, जो लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ चीजें होती है उनको अच्छे से एनालाइज करना। फेमिनिस्ट रिसर्च क्या होती है, जहां पर मैन वुमेन की, जहां पर होता है गर्ल्स एंड बॉयज के अंदर थोड़े से हम बोल सकते हैं कि कोई अनजस्टिस सी होती है, इनइक्वालिटी होती है, उस चीज को स्टडी करना ही फेमिनिस्टिक रिसर्च है। फिर आता है एग्जेटिकल रिसर्च। एग्जेटिकल रिसर्च क्या होता है, जैसे हमारे ग्रंथ होते हैं, जो पवित्र ग्रंथ होते हैं,
उनको इन डेप्थ पढ़ना, उनको एनालाइज करना, उनमें लिखे हुए जो लाइंस होती है ना उनका मतलब निकालना, उसी को हम बोलते हैं एग्जेटिकल रिसर्च। तो जितनी भी रिसर्च बताई हैं उनको अब हम डीप में स्टडी करेंगे कि ये क्या होती है। अब मैंने आपको ओवरव्यू इसलिए दिया क्योंकि जब मैं आपको इन डेप्थ आगे पढ़ाऊंगी ना तो आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक सी चीजें पता होंगी, तो इसी से आपका क्या है, एक फाउंडेशन तैयार हो गई है। आपको सबका मतलब जरूर पता है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। अब हम क्या है, थोड़ा डीप में चलते हैं। मेथड्स में सबसे पहले हम चलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स की तरफ। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स में टाइप्स ऑफ रिसर्च, सबसे फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया था कौन सा आएगा, फंडामेंटल रिसर्च आएगा। फंडामेंटल रिसर्च के बहुत सारे नाम है, एग्जाम में किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको सभी नाम याद रखने हैं। सभी नाम में बिल्कुल कॉमन सी चीज है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट से चल रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब बेसिक, बेसिक का मतलब जो स्टार्ट कर रहा है। फंडामेंटल मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग है, प्योर बिल्कुल स्टार्ट प्योर है। थियोरटिकल, कंसेप्चुअल, कोर, कोर मतलब होता है कि जो जिस पे मेन फोकस होता है ना उसे बोलते हैं हम कोर। तो यहाँ पर ये सभी क्या है, फंडामेंटल रिसर्च के नाम है। अब फंडामेंटल रिसर्च की क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने जरूरी हैं, ये सारे क्या है एक तरह से की पॉइंट्स हैं, डायरेक्टली एग्जाम में ये चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे फर्स्ट देखो फंडामेंटल रिसर्च क्या कहता है। फंडामेंटल कहता है कि जब हम थ्योरी बनाते हैं, थियोरटिकल है ना, मतलब जहां पर हम थ्योरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थ्योरी बनाई जा रही है, दैट मीन्स हम एडवांसमेंट ऑफ थ्योरी कर रहे हैं, थ्योरी को बना रहे हैं, नॉलेज को गेन कर रहे हैं, नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। तो वो जो भी एक बेसिक सी चीजें है ना वो इसके अंदर आएंगी। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी डेवलपमेंट, थ्योरी को फिर से डेवलप करें, नॉलेज, थ्योरी, यही इसी के आसपास क्या है आपकी ये फंडामेंटल रिसर्च होती है। जो भी थ्योरी डेवलप करेंगे या कुछ भी हम प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करेंगे वो यूनिवर्सल लेवल पे करते हैं, वो हम जर्नल लेवल पे करते हैं। लेकिन जो ये है ना ये थियोरटिकल रिसर्च है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं हो सकती। फंडामेंटल है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें देखनी है हमें, थ्योरी है, नॉलेज है, हमारे थ्योरी की डेवलपमेंट है, और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, प्रैक्टिकली हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। और जितनी भी रिसर्चेस हैं उसको हम प्रैक्टिकली लेके जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल रिसर्च को हम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट थी हमारी फंडामेंटल रिसर्च। इसके अंदर ही एक ना कंसेप्चुअल रिसर्च, ये आपके पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि कंसेप्चुअल रिसर्च क्या होती है। तो कंसेप्चुअल रिसर्च वो होती है जहां पर कंसेप्ट को फॉर्मुलेट किया जाता है, जहां पर कंसेप्ट बनाए जाते हैं। और कंसेप्ट कैसे बनते हैं, हमारे माइंड से। माइंड क्या, कॉग्निशन, दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, मतलब वो आइडियाज जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो हमारे माइंड से रिलेटेड है। तो ये जो ये आइडिया होते हैं, ये जो कंसेप्ट है वो कौन बनाते हैं, फिलोसफर्स बनाते हैं, जो सोचते रहते हैं, थिंकर्स होते हैं। ठीक है, जो एकदम से ना किसी चीज के बारे में इन डेप्थ सोचने लग जाते हैं ना, तो वो होते हैं फिलोसफर्स। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कंसेप्ट बनाते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो एक्शन रिसर्च है वो टाइप है अप्लाइड रिसर्च का, दैट मीन्स अप्लाइड रिसर्च क्या है, बड़ी है। आगे हम एक और टाइप करेंगे, इवेल्युएशन रिसर्च। अब जो इवेल्युएशन रिसर्च है वो भी किसका टाइप है, वो भी अप्लाइड रिसर्च का ही टाइप है। तो अप्लाइड रिसर्च के दो टाइप हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एक्शन रिसर्च, और एक क्या होता है हमारा इवेल्युएशन रिसर्च, जो कि हम बाद में करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं अप्लाइड रिसर्च क्या होती है। अप्लाइड रिसर्च का मतलब है जहां पर हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम, वो जो प्रॉब्लम है ना वो रियल लाइफ प्रॉब्लम है। रियल लाइफ मतलब कि हमारी प्रॉब्लम है, खुद की प्रॉब्लम है, उसको हम क्या करते हैं, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जो अप्लाइड रिसर्च है वो किसके द्वारा की जाती है, एक्सपर्ट के द्वारा की जाती है। लेकिन जो एक्शन रिसर्च है वो एक प्रैक्टिशनर, जिसे ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिसने अभी रिसर्च करनी शुरू ही की है, वो भी एक्शन रिसर्च कर सकता है। तो यहाँ पर अप्लाइड रिसर्च एक्सपर्ट के द्वारा कंडक्ट की जाती है। और इसमें क्या होता है, जो भी थ्योरी या जो भी कंसेप्ट हमने यहाँ पर बनाई, फंडामेंटल में जो भी कंसेप्ट हमने बनाए, हमने कहा ना थ्योरी डेवलपमेंट, तो जो भी कंसेप्ट हमने यहाँ पर बनाए, जो भी थ्योरी हमने यहाँ पर बनाई, उस थ्योरी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ होती है, अप्लाइड रिसर्च में होती है। नाम से क्लियर है, अप्लाइड। अप्लाइड मतलब अप्लाई करना है किसको, जो भी हमने थ्योरीज बना ली हैं, जो भी हमने थ्योरेटिकल जितनी भी चीजें हमने बना ली है, कोई कंसेप्ट बना लिया है, वो हम अप्लाई करते हैं अप्लाइड रिसर्च में। ठीक है, तो उसी तरीके से जब हमने एप्लीकेशन कर दी थ्योरी की, कंसेप्ट की, मतलब ये प्रैक्टिकल हो गया। अब इसी को हम एक और लैंग्वेज में लिख सकते हैं, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मतलब फंडामेंटल रिसर्च को एक स्टेप आगे बढ़ाना अप्लाइड रिसर्च है। ठीक है,
और इसके अंदर हम हमारे जो पोटेंशियल्स होते हैं उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि हम कितने हद तक आगे बढ़ सकते हैं, हमारी पोटेंशियल्स क्या है उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ही हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, उसको कोई भी वाइडर लेवल पर हम नहीं लेकर जाते। और अप्लाइड रिसर्च को ही हम फॉर्मल रिसर्च कहते हैं। और ये जो अप्लाइड रिसर्च है ये मोस्टली कहाँ पर की जाती है, ये इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में की जाती है, जहाँ पर कुछ टाइप की रिसर्च होते हैं, लाइक मार्केटिंग रिसर्च हो जाती है, हमारी प्लानिंग रिसर्च हो जाती है, या प्रोक्योरमेंट रिसर्च हो जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं। तो वो सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो अप्लाइड रिसर्च के अंदर ही कवर होती है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी अप्लाइड रिसर्च के अंदर ही कवर होती है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च मैंने आपको बताया ये क्या है, पार्ट है किसका, अप्लाइड रिसर्च का। अप्लाइड रिसर्च का पार्ट है एक्शन रिसर्च। मतलब एक्शन रिसर्च क्या हुआ, छोटा हुआ। और एक्शन रिसर्च को हम साइक्लिकल रिसर्च बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट होते हैं जो बार बार साइकिल, एक सर्कल की फॉर्म में घूमते रहते हैं, इसीलिए इसे हम साइक्लिकल रिसर्च बोलते हैं। इसको हम एजुकेशनल रिसर्च बोलते हैं क्योंकि ये जो रिसर्च है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढती है लोकल लेवल पर प्लस एजुकेशनल लेवल पर। मतलब कि कोई स्कूल में, किसी कॉलेज में कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पर हम एक्शन रिसर्च को अप्लाई करते हैं। एक्शन रिसर्च किसने दी थी, कर्ट लेविन ने दी थी। कब दी थी, 1944 में दी। इन्होंने एक पेपर लिखा था 1946 में, एक्शन रिसर्च एंड माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स। मतलब जिनका माइनर कोटा होता है उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर क्या है, इन्होंने एक पूरा पेपर लिखा था और इसी पेपर में इन्होंने क्या है, एक्शन रिसर्च को भी डिफाइन किया। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि ये इमीडिएट प्रॉब्लम सोल्यूशन है, एट द लोकल लेवल है। ये स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि लोकल लेवल पर ही हो रहा है। इसको प्रैक्टिशनर यूज करता है, मैंने आपको ये पहले बता दिया। इमीडिएट एप्लीकेशन है, ओके। प्रैक्टिकल है, ओके। देन क्या कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अब यहाँ से शुरू होते हैं, ये कीवर्ड्स है। तो यहाँ पर क्या है, इनहांसमेंट। जब भी आ जाए कि हमें किसी चीज में इन्हांसमेंट करनी है, हमें स्कूल की पॉलिसीज में, कॉलेज की पॉलिसी में इन्हांसमेंट करनी है, हमें स्कूल लेवल की कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, उसको इन्हांस करना है, तो वो यहाँ पर आएगा। इंप्रूवमेंट करना है, और इंप्रूवमेंट को ही एमोलराइजेशन बोला जाता है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, इंप्रूवमेंट हो, इमोलरिएशन हो, इन्हांसमेंट हो, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। और अब कोई भी स्कूल है, कोई भी कॉलेज है, उसके अंदर हम कोलैबोरेशन के साथ रहते हैं कि कोई भी काम है हम एक ग्रुप में करते हैं, तो वो क्या है, कोलैबोरेशन इसके अंदर आ जाता है। स्पेसिफिक फील्ड, और इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, जो कि स्कूल लेवल की प्रॉब्लम है उसको स्कूल लेवल पे ही कवर कर लेते हैं। जो भी फाइंडिंग्स निकलती हैं उसको हम बड़े लेवल पे जाकर अप्लाई नहीं करते हैं। इंटरवेंशन बेस्ड स्टडी होती है, यहाँ पर सेल्फ इवेल्युएशन आ जाता है, एजुकेशनल फील्ड है, रियल लाइफ है, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये क्या है, एक साइक्लिकल रिसर्च है। साइक्लिकल रिसर्च में मैंने आपको क्या बताया कि 4 ऐसे एलिमेंट है जो कि सर्कल की फॉर्म में घूमते रहते हैं। वो कौन से हैं, दैट इज PAOR। PAOR क्या कहता है कि प्लान, सबसे पहले हम बनाते हैं प्लान, उस प्लान को हम क्या परफॉर्म करते हैं, जिसे बोला जाता है एक्ट। अब जब हमने उस प्लान को एक्ट कर दिया, उसको परफॉर्म कर दिया, तो उसको लास्ट में हम करते हैं क्या, ऑब्जर्व, कि हमने जो किया वो ठीक था नहीं था। अगर कोई कमी रहती है तो उसको हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट। दैट मीन्स उसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसको हम अच्छे से ऑब्जर्व के बाद क्या करते हैं, उसको हम मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम फिर से प्लान बनाते हैं, जो भी हमारी डेफिशिएंसीज रह जाती हैं इस पॉइंट में, तो उसको हम क्या फिर से प्लान बनाएंगे, फिर से एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ये चीजें क्या है, चलती रहती है साइक्लिकल फॉर्म में, तो इसीलिए इसको साइक्लिकल रिसर्च भी बोला जाता है। किसी भी सिचुएशन के फैक्ट को एक्सप्लेन करना हो या डिस्क्राइब करना हो तो वहां पर हमारी एक्शन रिसर्च मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्शन रिसर्च में ही हम हमारी किसी भी सिचुएशन का, सिचुएशन यहाँ पर एक कीवर्ड है, तो सिचुएशन क्या कहता है कि किसी भी सिचुएशन को हमने डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एक्शन रिसर्च। और ये मैंने आपको बताया ही है, एक्शन रिसर्च क्या है, अप्लाइड रिसर्च का एक पार्ट है। और यहीं पर आप क्या है, इवेल्युएटिव रिसर्च भी लिख सकते हैं, क्योंकि इवेल्युएशन जो होता है वो भी अप्लाइड रिसर्च का पार्ट है। और ये दोनों ही क्या है, एक स्पेसिफिक रिसर्च है। हमने यहाँ पर भी किया कि ये क्या है, स्पेसिफिक फील्ड में यूज होता है, और यहाँ पर भी हमने लिखा था स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। तो स्पेसिफिक ही एरिया में दोनों क्या है, अप्लाई होती है। सो अब आपको समझ आ गया होगा क्या है फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या है, हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च है। फंडामेंटल और एक्शन रिसर्च हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च है। ये भी आपको याद रखना है कि कौन सी रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव है, कौन सी क्वालिटेटिव है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ऑप्शंस दे के पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी क्वालिटेटिव है या इनमें से कौन सी क्वांटिटेटिव है, और नीचे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। 5-7 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको चूज करना होता है कि कौन कौन सी क्वालिटेटिव है और कौन कौन सी क्वांटिटेटिव है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो,
आप किसी भी एक को याद कर लो कि क्वांटिटेटिव कौन सी है और क्वालिटेटिव कौन सी है, तो आप दूसरी को ऑटोमेटिकली क्या है आइडेंटिफाई कर लोगे। तो नेक्स्ट हमारी आती है क्वांटिटेटिव रिसर्च या क्वालिटेटिव रिसर्च। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, तो वही चीजें दोबारा रिपीट होंगी। अब आप इसको दोबारा से अच्छे से इन डेप्थ समझ लीजिए। सबसे फर्स्ट हमने इसमें क्या कहा कि ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव है मतलब इसमें न्यूमेरिकल डाटा होगा। न्यूमेरिकल डाटा मतलब जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 5 10 100 जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी इसके अंदर कवर होती हैं। इसी को हम डिडक्टिव भी बोलते हैं। डिडक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक जर्नल चीज होती है और उस जर्नल से हम क्या करते हैं, एक छोटी सी एक स्पेसिफिक चीज तक चले जाते हैं, इसलिए इसे क्या बोला गया, जर्नल टू स्पेसिफिक बोला गया। और ये न्यूमेरिकल डाटा है, इसी का मतलब होता है हार्ड फैक्ट्स। और हार्ड डाटा है, ये फिक्स्ड है, रिजिड है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं। और इसी में क्या है 100% जर्नलाइजेशन होती है। जो हमारी इंडक्टिव होती है या क्वालिटेटिव होती है उसके अंदर जर्नलाइजेशन होती है, लेकिन प्रोबेबल जर्नलाइजेशन होती है कि जर्नलाइजेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन यहाँ पर जो जर्नलाइजेशन है वो 100% श्योरिटी के साथ होती ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस यहाँ पर बनाए जाते हैं। यहाँ पर हाइपोथेसिस को डेवलप किया जाता है प्लस टेस्टिंग भी की जाती है। तो हाइपोथेसिस क्या है, कैसे टेस्टिंग होती है, वो हम आगे स्टडी करेंगे हमारी वीडियोज में। और ये क्या है, टॉप डाउन अप्रोच है। हमने पहले भी किया कि जो हमारा डिडक्टिव है वो क्या है, टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन का भी यहाँ पर मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होती है थ्योरी जो कि ऑलरेडी किसी ने डेवलप की हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है। अब लॉ ऑफ ग्रेविटी है तो वो एक लॉ है, वो एक थ्योरी है जो ऑलरेडी किसी ने बना दी। अब उस पर क्या करते हैं हम, उसके बाद एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, दैट मीन्स एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं। हम देखेंगे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब ऊपर से जितनी भी चीजें हैं वो नीचे गिर रही हैं या नहीं गिर रही। तो जब हमने ऑब्जर्वेशन कर ली, जब वो चीजें अप्लाई हो जाती हैं, जब वो चीजें वर्क करती हैं, तो हम बोलते हैं कि हाँ जो ये लॉ है, जो ये थ्योरी थी वो क्या है, वर्क कर रही है। तो क्या हुआ, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन को हम वेरिफिकेशन बोल सकते हैं कि वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, वेरीफाई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी। जो थ्योरी ऑलरेडी बनी हुई थी उसको ही हमने क्या किया, वेरीफाई किया है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे बेस्ट हमारे पास थ्योरी होती है और थ्योरी से हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। ये लॉ होता है, लॉ से हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं जर्नल टू स्पेसिफिक, डिडक्टिव। ठीक है, अब कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि क्वांटिटेटिव डेटा पे लगते हैं। सबसे फर्स्ट SPSS जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूजी पीजी में भी ये टॉपिक कई बार रिसर्च में, स्टैटिस्टिक में या फिर कंप्यूटर में ये टॉपिक आया होगा आपको। अगर आपको आया देन वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ पर आपको इस टॉपिक को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ पर सिर्फ फुल फॉर्म याद कर लो कि इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। सोशल साइंस के लिए जो भी स्टैटिस्टिकल पैकेज, जो भी स्टैटिस्टिकल टूल्स को अप्लाई किया जाता है सोशल साइंस के लिए, दैट इज बेसिकली SPSS जो कि 1968 में आया था। उसके बाद क्या है, कुछ और सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है और कौन सा नहीं है। दैट इज स्टेटा, SAS, R, पाइथन, एक्सेल। तो ये बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि क्वांटिटेटिव डाटा के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं क्वालिटेटिव या इंडक्टिव रिसर्च, जिसे हम बिहेवियरल रिसर्च भी बोलते हैं। बिहेवियरल रिसर्च क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोगों के बिहेवियर को देखा जाता है, उनके ओपिनियन को देखा जाता है, ऑब्जर्वेशन को देखा जाता है, उनकी जजमेंट क्या है, वो सारी चीजें क्या है, क्वालिटेटिव या इंडक्टिव रिसर्च की पार्ट होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, इंडक्टिव या क्वालिटेटिव। इसमें हमने पहले ही किया कि सॉफ्ट डाटा होता है, सॉफ्ट डाटा को रिच डाटा भी बोलते हैं। ये क्या नेचुरल सेटिंग में होता है। नेचुरल सेटिंग में यहाँ पे मतलब क्या है कि जो भी चीज होगी ना वो नेचुरल इन्वायरमेंट में होती है। और जो हमने क्वांटिटेटिव किया था वो कहाँ होती है, वो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में होती है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल सेटिंग में जो भी चीजें होंगी वो सारी इंडक्टिव का या क्वालिटेटिव का पार्ट होती है। ठीक है, एक वर्ड आता है वर्स्टन। वर्स्टन क्या कहता है कि जहां पर हम ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हैं तो वो क्या होता है, वर्स्टन। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंडक्टिव बोल रहे हैं। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, कुछ इनोवेट करना, कोई नई चीज हम लेके आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम इंडक्टिव बोलते हैं। इसी को हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। और इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल। देखो यहाँ पर वर्ड से अगर आप जाना चाहो ना तो डिडक्टिव, डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, डिडक्ट, दैट मीन्स कम करना किसी चीज को। तो हमारे पास ऑलरेडी एक बड़ी चीज थी, जनरल चीज थी, तो हमने उसको कम करके एक छोटी सी स्पेसिफिक सी चीज बना दी, तो वो होता है डिडक्टिव। लेकिन इंडक्टिव, इंडक्टिव मतलब इंड्यूस, इंड्यूस मतलब किसी चीज को बढ़ाना, बड़ा करना, इंक्लूड करना। ठीक है, तो वो चीज। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक चीज, छोटी सी चीज होती है, स्पेसिफिक सी चीज, उसको हम क्या करते हैं, बड़े लेवल पे अप्लाई कर देते हैं। उसको बड़े लेवल पे अप्लाई करके देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं,
जर्नल बोलते हैं, स्पेसिफिक टू जर्नल। इसे हम क्या बोलते हैं, बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप्रोच मतलब कि सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन होती है, जैसे कि हमने कोई चीज देखी, हमने वो चीज देखी तो हमारे पास क्या हुआ, एक हमारे माइंड में आया कि क्या ये चीज ऐसे होती है, तो क्या और चीजें भी ऐसी होंगी। अगर सभी चीजें वैसी निकली तो उससे एक पैटर्न बन जाता है। जैसे इसमें क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है और लॉ ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग एक एप्पल है। अब एप्पल में क्या हुआ कि एप्पल जो है वो नीचे गिरा, तो हमने ऑब्जर्व किया कि ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, तो दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो हमने ऑब्जर्व किया कि एप्पल जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आया, तो हम क्या करेंगे, उसके पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न किस तरीके से बनाए कि हम ऊपर से नीचे बहुत सारी चीजें गिर के देखेंगे कि क्या ये चीज भी नीचे गिर रही है, क्या ये चीज भी गिर रही है। अगर सारी चीजें नीचे गिरने लगी दैट मीन्स वो पैटर्न फॉलो होता है। फिर उसके बाद हम एक हाइपोथेसिस बना देंगे कि जितनी भी चीजें ऊपर से नीचे गिरेंगी वो क्या है, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी के अंदर आएंगी। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है, हमने एक थ्योरी जो है वो बना दी है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एग्जाम्पल टू थ्योरी। जो हमने ऊपर किया था दैट इज थ्योरी और टू एग्जाम्पल, लेकिन ये जो है दैट इज एग्जाम्पल टू थ्योरी। इसके अंदर भी बहुत से जो सॉफ्टवेयर है उनको अप्लाई किया जाता है, जैसे निविवो है, एटलस है। तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर हैं वो क्वालिटेटिव या इंडक्टिव रिसर्च के अंदर यूज होते हैं, राइट। तो आपने किया इंडक्टिव क्या है, डिडक्टिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव क्या है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ये जो टॉप डाउन या बॉटम अप है या स्पेसिफिक टू जर्नल है, जर्नल टू स्पेसिफिक है, ये चीजें आपसे पूछी जाती है ना, या जो ये सीक्वेंस है ना ये भी आपसे पूछा जाता है, ऑब्जर्वेशन, पैटर्न, हाइपोथेसिस एंड थ्योरी। और यहाँ पे क्या था, थ्योरी, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन। नेक्स्ट हमारे 3 तरह के रिसर्च आती हैं। सबसे फर्स्ट आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, सेकंड आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड थर्ड इज कॉजुअल रिसर्च, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। सबसे फर्स्ट हम करेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसे हम फॉर्मुलेटिव रिसर्च, फिजिबिलिटी स्टडी या पायलट टेस्टिंग भी बोलते हैं। देखो एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोर करना, या फॉर्मुलेटिव मतलब फॉर्मुलेट करना, किसी चीज को बनाना। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी चीज हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम रिसर्च करना चाहते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम किसी चीज को फॉर्मुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, कुछ आइडियाज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमारे पास प्रॉब्लम क्लियर नहीं होती, हमें नहीं पता होता कि कौन सी चीज कैसे वर्क करेगी, कौन सी चीज कैसे वर्क नहीं करेगी, हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता होती। जब प्रॉब्लम क्लियर ही नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम उस प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वही हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। तो इसका जो मेन एम होता है वो क्या है, हाइपोथेसिस को डेवलप करना होता है। क्योंकि ये क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, तो यहाँ पर हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हैं लेकिन कंपल्सरी नहीं है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है कि आपको करना ही करना है। और जो इसका एरिया होता है वो वाइड होता है, क्योंकि यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते कि हमें सोर्स कौन सा लेना है, या हमें डाटा कलेक्ट करना है तो हमें कहाँ से करना है, हमें आइडिया ढूंढना है तो हम कौन सा आइडिया लें। तो यहाँ पर क्या है, हम वाइडर एरिया तक जा सकते हैं और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी लिमिटेशन नहीं होती कि आपको सोर्स कौन सा रखना है। आप प्राइमरी सोर्स रख सकते हो, सेकेंडरी सोर्स रख सकते हो और ऑनलाइन सोर्स रख सकते हो। और ये ऑनलाइन सोर्स है, कई बार क्या होता है, इसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में ही ले लेते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम डाटा जो है वो कलेक्ट किया है तो वो प्राइमरी हो गया, लेकिन उसे हमने ऑनलाइन मोड से कर लिया, हमने किसी को फोन कर लिया, हमने किसी को मैसेज कर लिया और उसी बेस पे हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, तो वो ऑनलाइन हो गया। ठीक है, सेकेंडरी में भी ये होता है, जैसे हमारे पास गूगल हो गया, या बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है या बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहां से हम क्या है डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो क्या है हमारी ऑनलाइन, सेकेंडरी ऑनलाइन में आ जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों में ही ऑनलाइन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई भी सोर्स ले सकते हैं। यहाँ पर मेन बेस क्या होता है कि आपको आइडिया फॉर्मुलेट करना है, आपको अपनी जो प्रॉब्लम है उसको क्लियर करना है, उसके बाद ही आप रिसर्च करते हो। ठीक है, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सेकेंड जो है वो डिस्क्रिप्टिव एंड कॉजुअल, ये दोनों ही जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, क्योंकि इसमें जो डाटा होता है वो न्यूमेरिकल डाटा होता है और उसे हमें एज इट एज ही प्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पर जो है वो डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मतलब हमें जो भी डाटा है उसको हमें एज इट एज डिस्क्राइब करना है, उसको एसरटेन करना है, कैसे, एज इट एज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बार बार बोल रही हूँ एज इट एज मतलब बिल्कुल वैसे का वैसा, उसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करने हैं हमें। नेक्स्ट आता है सर्वे मेथड, क्या है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में यूज किया जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये क्या कहता है कि प्रॉब्लम यहाँ पर आके थोड़ी बहुत क्लियर हो जाती है, थोड़ा बहुत हम क्या है अवेयर हो जाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो ये चीज हमें पता चल जाती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं, और यहाँ पर हाइपोथेसिस को टेस्ट करना रिक्वायर्ड नहीं है, करना चाहे कर सकते हैं लेकिन करना जरूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है। यहाँ पर किसी भी वेरिएबल पर कंट्रोल नहीं होता, जबकि अगर हम एक्सपेरिमेंटल देखें तो यहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं, उन पे कंट्रोल होता है। लेकिन
जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्ट्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं जिसको हमें एज इट इज रखना होता है। और जो हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है इसके अंदर क्या होता है, हमारे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होता है और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। ये किसके पार्ट है, ये डिस्क्रिप्टिव के पार्ट है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल देखो क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल को समझो, उसके अकॉर्डिंग क्रॉस सेक्शनल क्या है याद हो जाएगा। इसमें क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लॉन्ग टाइम तक हमें क्या करना है, एक ही वेरिएबल को क्या करते रहना है, स्टडी करते रहना है। तो डिफरेंट टाइम मतलब एक बड़ा टाइम होगा, हम आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं, परसों भी कर रहे हैं, 10 दिन बाद भी कर रहे हैं, 20 दिन बाद भी कर रहे हैं, 50 दिन बाद भी कर रहे हैं। तो टाइम जो होता है ना, टाइम फ्रेम जो है वो लॉन्ग है। लेकिन वेरिएबल क्या होगा, सिर्फ एक वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल को हम काफी लंबे टाइम तक स्टडी करते रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च बोलते हैं। ये चीज आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहता है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या कहता है कि जहां पर हमारे पास क्रॉस क्या, वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन टाइम क्या होता है, एक। जैसे कि हम आज रिसर्च कर रहे हैं ना, आज किसी चीज के बारे में हम फाइंडिंग ढूंढना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो टाइम तो एक ही रहेगा, एक ही टाइम पीरियड के अंदर अंदर हमें करना होगा। लेकिन वेरिएबल्स कितने होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल्स को एक ही टाइम पे जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल। ये भी आप पढ़ लेना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, दैट इज कॉजुअल रिसर्च। कॉजुअल रिसर्च को हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। देखो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी जाएगी, रिलेशनशिप, कॉज, इफेक्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। जहां पर भी आ जाए, हाइपोथेसिस डेवलप करना है, हाइपोथेसिस टेस्ट करना है, जहां पर भी ये वर्ड्स आ जाए ना, तो वहां पर आप आंख बंद करके क्या लगा देना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लगा देना, ठीक है। तो यहां पर क्या कहता है, कॉज एंड इफेक्ट है, इनका रिलेशनशिप फाइंड करना होता है। कॉज को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्योंकि यही जो कारण है, कारण ही क्या करता है, प्रभाव डालता है। हम कहते हैं ना कि ये चीज हुई, इसकी वजह से ये इफेक्ट हुआ, तो कारण जो है ना, दैट इज कॉज, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो इफेक्ट होगा, जो प्रभाव होगा, वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट, हम इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या है, एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। हमने प्रॉब्लम की बात की थी कि यहाँ पर तो हमें प्रॉब्लम पता ही नहीं है, यहाँ पे हम थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है, और यहाँ पर हम बिल्कुल डेड श्योर हो जाते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, क्लियरली डिफाइन हो जाती है कि क्या है प्रॉब्लम। और जो हाइपोथेसिस है उसको यहाँ पर हम डेवलप भी करते हैं, एज वेल एज हम यहाँ पर उसको टेस्ट भी करते हैं। बहुत सारे टेस्ट हैं, आने वाले टाइम में हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उनको किस तरीके से टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अब जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इसको हम आने वाली वीडियो में, जो हमारी थर्ड पार्ट होगा, उसके अंदर हम इसको एज अ एग्जाम्पल भी एक लेके चलेंगे, और बहुत सारे इसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको देखेंगे कि कौन कौन से वेरिएबल्स इसके अंदर वर्क करते हैं। जैसे हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल तो यहाँ पे कर लिया, इसके अंदर दो और वेरिएबल होते हैं, मीडिएटिंग वेरिएबल और मॉडरेटिंग वेरिएबल होता है, हमारा कंट्रोल वेरिएबल होता है, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल होता है, और एक्सट्रानोस वेरिएबल होता है, कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है। तो बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, इन सबको हम नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट होगा उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। और लास्ट हम करते हैं, दैट इज डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च देखो क्या होता है, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या करता है, डायग्नोज करता है। डायग्नोज का मतलब क्या होता है कि वो हमारी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करता है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम पता लगने के बाद वो सोल्यूशन करता है कि इस प्रॉब्लम के लिए हमें कौन सी दवाई देनी है, और प्रॉब्लम हो क्यों रही है। बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम पुरानी देखते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम हुई क्यों, ठीक है। तो वही चीज इसके अंदर आती है। जब भी हम रिसर्च करते हैं, इसी को क्लिनिकल रिसर्च भी बोल देते हैं, तो ये जो डायग्नोस्टिक रिसर्च है या क्लिनिकल रिसर्च है, इसके अंदर क्या बोला जाता है कि बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच। हम पास्ट को देखते हैं कि क्यों हुई, कोई भी प्रॉब्लम है वो हुई क्यों है, वो चीज देखी जाती है। और वो अगर हो रही है तो वो कितनी बार हो रही है, कितनी बार, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो बार बार हो रही है तो कितनी बार हो रही है, वो चीजें इसमें आती है। कॉज ऑफ द प्रॉब्लम की प्रॉब्लम क्या है, और उसके जो है पॉसिबल सोल्यूशंस क्या निकल सकते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रेंथ और वीकनेस, इसको देखा जाता है कि कितनी स्ट्रेंथ है, क्या हम कर सकते हैं, स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, जो कि इंटरनल होते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, हम डायग्नोस्टिक रिसर्च कहते हैं, डायग्नोज करना, ठीक है। तो होप सो आपको कुछ जो रिसर्च के टाइप्स मैंने आपको आज करवाए वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आने वाली जो वीडियोज होंगी उसके अंदर हम रिसर्च की जो फर्दर टाइप्स हैं, जो कि अभी क्वांटिटेटिव में भी बहुत
सारे टाइप्स है जो अभी रहते हैं, और क्वालिटेटिव के भी आगे हम टाइप्स करेंगे। होप सो नेक्स्ट वीडियो में हमारी कवर हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन लाइक टू माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इस चैनल को, वीडियो लिंक्स को अपनी क्लास में, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें पता चले कि हमने एक न्यू वीडियो सीरीज जो है वो स्टार्ट की है, जिसमें हमने टारगेट लिया है 1 वीक 1 यूनिट। एक वीक में हमें 1 यूनिट कवर करनी है। सो सपोर्ट टू मी इन दिस जर्नी। और अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर कोई भी मेरी हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, देन यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नोट्स नेट एंड JRF। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, सजेशन भी, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है वो भी। दैट्स ऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।